अच्छा, एक बहुत ही आम सी तस्वीर की कल्पना करते हैं। हम्म। किसी ने अपनी बरसों पुरानी मोटरसाइकिल या कार बेचने का फैसला किया। हम्म। खरीदार भी कोई जानने वाला ही है, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी। हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है। पैसे हाथ में आए, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखा पड़ी हुई, दोनों ने दस्तखत किए और चाबी नए मालिक को थमा दी। मामला खत्म। बस। सुनने में कितना सीधा और आसान लगता है ना? बिल्कुल। और शायद इसी सादगी की वजह से ये तरीका इतना ज्यादा चलन में है। लगता है कि जब जान पहचान है तो इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है। लेकिन यहीं पर एक पेच है कि क्या होगा अगर यही आसान सा दिखने वाला सौदा सालों बाद किसी को अदालत के चक्कर कटवा दे। या उस पर लाखों का जुर्माना लगवा दे। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का विषय यही है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी बात का गहराई से विश्लेषण करते हैं कि स्टैम्प पेपर पर वाहन बेचना या खरीदना क्यों एक बहुत बड़ा कानूनी और कह सकते हैं वित्तीय जाल हो सकता है। हाँ, एक ऐसा जाल जिसमें फंसना बहुत आसान है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ये इतना आम तरीका आखिर इतना खतरनाक क्यों है। हाँ, और स्रोत के आधार पर हम उन जोखिमों को परत दर परत खोलेंगे जिनका सामना एक विक्रेता को करना पड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी समझेंगे कि अगर ये तरीका गलत है। तो फिर सही और सुरक्षित तरीका आखिर है क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने पैसे दे दिए, दूसरे ने गाड़ी दे दी और एक स्टैम्प पेपर पर समझौता भी हो गया। आपसी समझ से तो सौदा पूरा हो गया। तो फिर कानून की नजर में समस्या कहाँ से शुरू होती है? ये काफी क्यों नहीं है? यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि कानून की नजर में वाहन का मालिक वो नहीं है जिसके पास गाड़ी की चाबी या स्टैम्प पेपर है। अच्छा। मालिक वो है जिसका नाम वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी पर दर्ज है। ओहो। स्टैम्प पेपर आपकी और खरीदार की नजर में एक सौदा हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो मालिकाना हक साबित नहीं करता। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ एक छोटी-मोटी कागजी कार्रवाई की कमी नहीं है। नहीं। ये तो इस बात का बुनियादी अंतर है कि कानून किसे असली मालिक मान रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने अपनी गाड़ी किसी को बेच भी दी और वो उसे लेकर देश के किसी दूसरे कोने में चला गया, तो भी कानूनी तौर पर वो गाड़ी मेरे ही घर के पते पर रजिस्टर्ड है। हाँ, आपके ही नाम पर। ये तो वाकई में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और स्रोत इस बात को और पुख्ता करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कानूनों का हवाला देता है। जैसे कि? तो सबसे पहला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ओके। इसकी धारा 50 साफ-साफ कहती है कि वाहन का मालिकाना हक तभी बदला हुआ माना जाएगा जब आरटीओ में प्रक्रिया पूरी हो और आरसी पर नए मालिक का नाम चढ़ जाए। बिल्कुल। स्टैम्प पेपर आरटीओ की इस प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। तो आरटीओ को इस लूप में रखना सबसे जरूरी है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण कानून है भारतीय स्टैम्प अधिनियम। हम्म। इसके तहत ऐसा स्टैम्प पेपर सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल माना जाता है, मतलब बेचने का एक समझौता। अच्छा, ये खुद सेल या बिक्री नहीं है? नहीं, ये बस दो लोगों के बीच एक इरादा जाहिर करता है कि भविष्य में बिक्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये तुरंत मालिकाना हक नहीं बदलता। अच्छा। और इन कानूनों के अलावा स्रोत सुप्रीम कोर्ट के 2021 से 2024 के बीच आए कई फैसलों का भी जिक्र करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं इस पर? हाँ, जिनमें देश की सर्वोच्च अदालत ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि स्टैम्प पेपर, एफिडेविट या नोटरी के आधार पर वाहन का ट्रांसफर कानूनी रूप से अमान्य है। इसका मतलब तो साफ है, आरसी ही सब कुछ है। हाँ। जब तक आरसी पर नाम नहीं बदलता, पुराना मालिक ही 100% कानूनी मालिक बना रहता है, चाहे उसने पूरे पैसे ले लिए हों और गाड़ी भी दे दी हो। एकदम सही। और यहीं से उन सारी समस्याओं की शुरुआत होती है जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं हैं। हाँ, और स्रोत के मुताबिक यहाँ से बात वाकई दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती है। इसमें विक्रेता के लिए 4 बड़े रोकमों की सूची दी गई है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला जोखिम है दुर्घटना और मुआवजा। ये कैसे काम करता है? तो मान लीजिए आपने गाड़ी बेच दी, नए मालिक ने उसे चलाना शुरू कर दिया। अब एक दिन उससे कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती है या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मामला पुलिस और फिर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT के पास जाता है। अब अदालत सबसे पहले क्या देखेगी? वो आरसी देखेगी
कि गाड़ी किसके नाम पर है, और नाम तो मेरा ही होगा। बिल्कुल। और उस स्थिति में कानून की पहली जिम्मेदारी आप पर, यानी पंजीकृत मालिक पर आएगी। ओह, स्रोत कहता है कि अदालत में आपकी ये दलील कि मैंने तो गाड़ी बेच दी थी, ये रहा स्टैम्प पेपर, ज्यादातर मामलों में नहीं मानी जाएगी। कानून की नज़र में जो पंजीकृत मालिक है, वाहन से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी उसी की है। 1 मिनट, मतलब मैंने पैसे भी ले लिए, गाड़ी भी दे दी, लेकिन अगर नया मालिक किसी को टक्कर मार दे तो मुआवजा मुझे भरना पड़ सकता है। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। ये सच है, और ये मुआवजा कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों में हो सकता है। अगर ये साबित हो गया कि ड्राइवर की गलती थी, या उसके पास लाइसेंस नहीं था, या गाड़ी का बीमा भी खत्म हो चुका था। हाँ, तो मुआवजे का पूरा बोझ सीधे तौर पर पंजीकृत मालिक पर आ सकता है। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। अच्छा, एक बड़ी दुर्घटना तो एक भयानक स्थिति है, लेकिन छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजों का क्या? जैसे ट्रैफिक चालान, ये दूसरा जोखिम है ना? हाँ, और ये बहुत आम है। आजकल ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक कैमरों का जाल बिछा है। रेड लाइट जंप करना, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी चढ़ाना, ओवर स्पीडिंग, ये सब कैमरे में कैद हो जाता है। और चालान कहाँ भेजा जाता है? सीधे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़े पते पर, यानी फिर से मेरे घर। सही। मतलब सोचिए कि मैंने गाड़ी बेच दी और मैं कहीं छुट्टियों पर हूँ, और मेरे फोन पर लगातार ओवर स्पीडिंग के चालान के मैसेज आ रहे हैं। और अगर उन्हें नजरअंदाज करते रहे तो ये मामले वर्चुअल कोर्ट में चले जाते हैं और जुर्माना बढ़ता जाता है। और बीमा का क्या? अगर बीमा रिन्यू ना करवाया हो तो? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाता है। मान लीजिए नए मालिक ने बीमा रिन्यू नहीं करवाया। अब अगर कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी कोई भी क्लेम देने से साफ मना कर देगी। अच्छा, ऐसे में गाड़ी की मरम्मत का खर्च या किसी तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान का पूरा वित्तीय बोझ भी पुराने मालिक पर ही आ सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर वाहन अभी भी उसी का है। चालान और पैसे की बात तो एक तरफ, लेकिन मेरे दिमाग में अब सबसे डरावना ख्याल आ रहा है। स्रोत में इस बात का भी जिक्र है क्या कि अगर उस गाड़ी का इस्तेमाल किसी बड़े अपराध के लिए हो जाए तब क्या होगा? ये तीसरा और शायद सबसे गंभीर जोखिम है। अच्छा, स्रोत के अनुसार अगर आपके द्वारा बेची गई गाड़ी का इस्तेमाल किसी भी अवैध गतिविधि में होता है, जैसे चोरी का माल ढोना, ड्रग्स का परिवहन, अपहरण या कोई और संगीन अपराध, तो कानून सबसे पहले किसे पकड़ेगा? पंजीकृत मालिक को, यानी मुझे। बिल्कुल। मतलब पुलिस की पहली दस्तक आपकी ही दरवाजे पर होगी, और आपको ये साबित करना होगा कि आप उस वक्त कहाँ थी। जबकि अपराध किसी और ने कहीं और किया है। हाँ, पुलिस की पहली जांच का केंद्र आप ही होंगी। उस समय स्टैम्प पेपर का समझौता आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। मतलब उसे साबित करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल कि आपका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। स्रोत के मुताबिक ऐसी स्थिति में विक्रेता को एक लंबी और थका देने वाली कानूनी जांच का सामना करना पड़ सकता है। और अगर वो सीधे आपके पीछे ही आएंगे। उनके लिए नया मालिक कोई है ही नहीं, उनका समझौता आपके साथ है। तो वो क्या करेंगे? फाइनेंस कंपनी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी, रिकवरी एजेंट भेजेगी, और वसूली के लिए आपके द्वारा दिए गए सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल कर सकती है। अरे बाप रे। स्रोत ये भी साफ करता है कि भले ही कंपनी गाड़ी को जब्त कर ले, फिर भी कहानी खत्म नहीं होती। अच्छा, लोन की बची हुई राशि, जब्त करने का खर्च और जुर्माने का भुगतान करने का दायित्व मूल मालिक पर ही बना रहेगा। और क्रेडिट स्कोर का क्या होगा? वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि स्टैम्प पेपर वाला तरीका एक तरह से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तो फिर स्रोत के अनुसार वाहन बेचने की सही और सुरक्षित प्रक्रिया क्या है, जिससे इन सब मुसीबतों से बचा जा सके? स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और सीधी प्रक्रिया बताई गई है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। क्या है वो? सबसे पहला और जरूरी कदम है विक्रेता और खरीदार दोनों का आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना। अच्छा, दोनों का एक साथ जाना जरूरी है, या एक व्यक्ति दूसरे के दस्तावेज ले जाके काम करवा सकता है? सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका यही है कि दोनों साथ जाएं, ताकि कोई भ्रम या धोखे की गुंजाइश न रहे। ठीक है। आरटीओ जाकर उन्हें 2 जरूरी फॉर्म भरने होते हैं, फॉर्म 29 और फॉर्म 30। ओके, फॉर्म 29 और 30। हाँ, इनकी 2-2 कॉपी लगती हैं। फॉर्म 29 आरटीओ को बिक्री की सूचना देने के लिए होता है, और फॉर्म 30 मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए। और इन फॉर्म्स के साथ क्या क्या लगता है? इन फॉर्म्स पर पुराने मालिक के हस्ताक्षर होते हैं, साथ में नए मालिक के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पते का प्रमाण, ये सब जमा करने होते हैं। इसके बाद आरटीओ की एक निर्धारित फीस जमा करनी होती है। ये कितनी होती है लगभग? नुरोत्मेनन के तौर पर बताया गया है कि राजस्थान में कार के लिए ये फीस लगभग 800 से 1500 रुपए तक हो सकती है। ये हर राज्य में थोड़ी अलग अलग होती है। ठीक है।
एक बार ये सब जमा हो गया फिर कितना समय लगता है? जब सारे दस्तावेज और फीस जमा हो जाते हैं तो आरटीओ अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। आमतौर पर 15 से 30 दिनों के अंदर नए मालिक के नाम पर नई आरसी बनकर आ जाती है या ऑनलाइन दिखने लगती है। प्रक्रिया तो वाकई सीधी है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह छिपी है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते होंगे। हाँ, और स्रोत उस पर सबसे ज्यादा जोर देता है। यहाँ जो सबसे जरूरी सलाह है वो ये है कि वाहन का कब्जा मतलब पोजेशन, गाड़ी की चाबी? हाँ, गाड़ी की चाबी खरीदार को तब तक ना दी जाए जब तक आरटीओ में मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। अच्छा। अगर आप कोई लिखित समझौता कर भी रहे हैं तो उसमें यह शर्त साफ साफ लिखवाएं कि गाड़ी की डिलीवरी आरटीओ से ट्रांसफर की रसीद मिलने के बाद ही दी जाएगी। ये सलाह तो सोने में तोलने लायक है। हो सकता है इसमें खरीदार को थोड़ी असुविधा हो, लेकिन ये विक्रेता को उन 4 बड़े जोखिमों से पूरी तरह बचा लेती है। बिल्कुल थोड़ी सी सावधानी और भविष्य का पूरा सुकून। बिल्कुल, थोड़ी सी कागजी कार्रवाई भविष्य की बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। ये जानकारी तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये सब सुनकर कई लोगों के मन में घंटी बजी होगी जिन्होंने पहले ये गलती कर दी है। हाँ जरूर। उन लोगों का क्या जिन्होंने स्टैम्प पेपर पर गाड़ी खरीद या बेच दी है और अब उन्हें इस जोखिम का एहसास हो रहा है? क्या उनके लिए कोई रास्ता है? हाँ, स्रोत इसके लिए भी कुछ कदम सुझाता है। यहाँ पर ज्यादातर जिम्मेदारी और जोखिम खरीदार का होता है। खरीदार का? क्यों? क्योंकि उसके पास गाड़ी तो है, लेकिन कानूनी तौर पर वो उसका मालिक नहीं है। अगर कल को पुराना मालिक मुकर जाए तो खरीदार कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में खरीदार को क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सीधा कदम है तुरंत पुराने मालिक से संपर्क करें। ओके। उसे पूरी स्थिति की गंभीरता समझाएं कि ये उसके लिए भी कितना जोखिम भरा है। उसे साथ लेकर आरटीओ जाएं और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करवाएं। और ज्यादातर मामलों में मान जाना चाहिए? हाँ, अगर पुराना मालिक समझदार है तो वो सहयोग करेगा क्योंकि इसमें उसकी भी भलाई है। और अगर पुराना मालिक मना कर दे या टालम टोल करे या अब मिल ही नहीं रहा हो तो? अगर पुराना मालिक सहयोग नहीं करता तो खरीदार के पास कुछ कानूनी रास्ते हैं। स्रोत के मुताबिक वो पुराने मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अच्छा, धोखाधड़ी के तहत? हाँ, आधार ये होगा कि उसने पैसे लेकर भी मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं किया, जो कि एक तरह का धोखा है। यानी बात दोस्ती यारी से निकलकर सीधे पुलिस और अदालत तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा खरीदार गाड़ी और अपने दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए सिविल कोर्ट में भी मुकदमा कर सकता है। और कोई विकल्प है? एक और विकल्प है जिसे आरटीओ में थर्ड पार्टी ट्रांसफर कहते हैं। ये कुछ विशेष और जटिल मामलों में संभव होता है, जहां कोर्ट के आदेश के जरिए आरटीओ को ट्रांसफर करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। नहीं, ये एक बहुत लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि पुराने मालिक को मना कर ही काम पूरा करवाया जाए। तो आज की इस पूरी पड़ताल से ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, स्टैम्प पेपर पर वाहन बेचना या खरीदना 100% गलत, अधूरा और खतरनाक है। बिल्कुल। कानूनी तौर पर जब तक आरसी पर आपका नाम है, तब तक उस वाहन से जुड़ी हर अच्छी बुरी चीज के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये है कि स्रोत के अनुसार ये समस्या समय के साथ खत्म नहीं होती। मतलब? ये बिक्री के 1 साल बाद भी सामने आ सकती है और 15 साल बाद भी। 15 साल बाद भी? हाँ, कोई व्यक्ति ये सोचकर चैन की नींद सो सकता है कि इतने साल हो गए अब कुछ नहीं होगा, और तभी अचानक एक दिन अदालत का एक नोटिस आ जाता है जो सालों पहले बेची गई गाड़ी से हुई किसी दुर्घटना से जुड़ा होता है। बाप रे। इसलिए चाहे 15,000 की मोटरसाइकिल हो या 15 लाख की कार, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। हाँ, स्रोत मुख्य रूप से कानूनी और वित्तीय जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन ये मुझे एक और बात सोचने पर मजबूर करता है जिसका एक सामाजिक पहलू भी है। क्या? जरा सोचिए, कितने ही रिश्ते या दोस्ती एक ऐसे अनौपचारिक समझौते के गलत हो जाने की वजह से हमेशा के लिए खराब हुए होंगे। सही बात है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि शॉर्टकट अपनाने की असली कीमत क्या सिर्फ पैसा और कानूनी परेशानी है, या इसमें विश्वास का टूटना और रिश्तों का खराब होना भी शामिल है।